स्टार्ट करते हैं। पीओ क्रिएट करने का टी कोड क्या है? ME21N। तो पीओ क्या है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो पीआर के रेफरेंस में भी बना सकते हैं। मतलब पीआर को कॉपी करके, परचेज रिक्विजिशन को कॉपी करके भी पीओ को बना सकते हैं। तो अभी मैं कॉपी करके ही बना लेता हूँ। जैसे कि लास्ट हमारा 517 था, ये हमारा पीआर लास्ट क्रिएट हुआ था। अगर ये नहीं आता है तो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, माई परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, यहाँ हेलो पे सर्च भी कर सकते हैं। हेलो। हाँ हेलो। ये सर मैं प्रभात। हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि सर क्या सर आप जो वीडियो सर ग्रुप में डाल सकते हो क्या? क्या क्या डाल सकता हूँ? सर ये जो सर आप वीडियो यूट्यूब पे सर कर रहे हो ना सर आप, हाँ हाँ। तो सर ये ग्रुप में शेयर कर सकते हो क्या सर? हाँ तो मैं करता हूँ ना, लास्ट क्लास में भी मैंने किया था। यस सर। सर नहीं सर, जैसे कि हम यूट्यूब से कर रहे हैं सर, यूट्यूब से ना करके सर डायरेक्ट हमें इस अच्छा पे सर वीडियो। यस सर, ऐसा करके। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं तो फिर यहाँ पे डाल दूंगा, ग्रुप में ही पेस्ट कर दूंगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर यस लेंगे। ये सर ग्रुप में सर आप पेस्ट कर दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा सर, हाँ फोल्डर बनते चलेगा ना सर अपना। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इसी में डाल दूंगा, और क्या, फोटो यस सर। अच्छा है। ठीक है। ओके। तो अभी पीआर से पीओ क्रिएट करेंगे। हमारा पीआर लास्ट टाइम बना था क्या, 517। ठीक है, तो ये पीआर को यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार। उसके बाद ये एडॉप का बटन है, ये एडॉप बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए पीआर पूरा कॉपी हो जाएगा, लेकिन कॉपी कब होगा, जब ये सब डिटेल्स, वेंडर, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप, कंपनी कोड, ये सब क्या है मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड पहले मैं डाल दूँ। जैसे वेंडर ले लेता हूँ यहाँ पे कोई भी। unable to determine a calculation schema। एक सेकेंड। अभी देखिए, जब भी पीओ बनाएंगे विथ रेफरेंस टू पीआर, तो हमको सबसे पहले वेंडर कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। वेंडर कोड कैसे बनाते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो पहले वेंडर कोड डालना होगा, फिर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप एंड कंपनी कोड। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहाँ से, जैसे जिस लोकेशन से हमारा कॉमर्शियल टीम जहाँ से प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, जहाँ से भी माल कुछ भी खरीद रहे हैं, और वहाँ पे हमारा प्रोक्यूरमेंट टीम बैठा है, 4-5 लोग बैठे हैं जो कि प्रोक्यूरमेंट टीम है, तो उस लोकेशन को हम एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो हमको उस हिसाब से अगर सिस्टम में हमको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग करना है। सपोज हमारा एक कंपनी है कलकत्ता में, हेड ऑफिस है उड़ीसा में सपोज। तो उड़ीसा में हेड ऑफिस है और कलकत्ता में एक कंपनी है। तो हम कुछ सामान प्लांट के लिए खरीद रहे हैं, प्लांट लोकेशन है कोलकाता, लेकिन कुछ सामान जो है स्पेयर पार्ट्स मुझे लोकल में नहीं मिला, कलकत्ता में नहीं मिला, मुझे भुवनेश्वर में मिला, उड़ीसा में मिला। तो मैं उसको उड़ीसा से परचेज करूंगा। ठीक है, तो वहां से पेमेंट होगा, वहां से प्रोक्यूरमेंट होगा, फिर वहां से माल डिस्पैच होगा, डिलीवरी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्या है कि अगर दोनों लोकेशन में हमारा परचेज टीम अगर हम मेंटेन करते हैं अलग अलग, तो हम उसी हिसाब से परचेज ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि कलकत्ता लोकेशन से कितना प्रोक्यूरमेंट हो रहा है, कितना खरीदा जा रहा है चीज़ों को, और उड़ीसा लोकेशन से कितना खरीदा जा रहा है। तो ये लोकेशन वाइज हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। ओके, तो जैसे हमारा एक ये MISL बोल के एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और परचेजिंग ग्रुप क्या है, ये है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, किसने ये पीओ बनाया या फिर किसके कहने पे बन रहा है, तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल का यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप डालते हैं। और ये कंपनी कोड। इतना डालने के बाद क्या करते हैं, ये रिक्वेजिशन को सिलेक्ट करते हैं साइड से, और ये अडॉप्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए पूरा कॉपी हो जाएगा। देखिए ये सारा डिटेल्स यहाँ पे कॉपी हो गया। कन्वेयर बेल्ट हमने ऑर्डर किया था 15 क्वांटिटी का, ये पीआर से पूरा कॉपी हो गया है बस। और नहीं, अगर मुझे कॉपी नहीं करना है तो मुझे यहाँ पे सेपरेट, अगर डायरेक्ट क्रिएट करना है पीओ, तो ये सब मुझे पुट करना पड़ता अलग से। ठीक है,
तो फिलहाल कॉपी कर दिया है। सिस्टम बोल रहा है नेट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नीचे में जो एरर मैसेज आ रहा है इसका मतलब है नेट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमको प्राइस पुट करना है। सपोज मैं 15 मीटर मंगा रहा हूँ, इसका दाम है 1500 पर मीटर। एंटर। ठीक है, एंटर। ये वार्निंग दे रहा है डिलीवरी डेट का। ठीक है, अभी देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंडीशन में आपको कैलकुलेट होके इसका प्राइस आ जाएगा 22,500। ठीक है, अगर टैक्स कोड है, टैक्स कोड का मतलब क्या होता है, जो हमारा CGST, IGST, SGST 3 टाइप का टैक्सेस रहते हैं। सभी को पता है ना टैक्सेस, इनपुट टैक्सेस जो गवर्नमेंट का चल रहा है अभी। तो और सर IGST के बारे में नहीं पता है। अच्छा, तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। टैक्स क्या है और उसका यूजेस क्या है, क्या क्या टैक्स कोड बना सकते हैं। जैसे एक है CGST, एक है SGST और एक है IGST। ये 3 तरह का टैक्स अभी चल रहा है। और एक है UTGST, यूनियन टेरिटरी। ये तो जैसे आपका हो गया पौंडीचेरी, गोवा, ये सब यूनियन टेरिटरी रहेगा उसके लिए। तो जनरली ये तीनों चलता है। ये तीनों को फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल GST। ठीक है, इसको बोल देंगे स्टेट GST और इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, ये तीनों टैक्स का नाम है इस तरह से। तो अभी जैसे हम कोई भी गुड्स परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे, ठीक है, गुड्स कुछ भी प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो अगर सेम स्टेट रहेगा, ठीक है, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, तो हम गुड्स प्रोक्यूर कर रहे हैं स्टेट 1 से। हमारा स्टेट है क्या, सपोज मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, सॉरी, हाँ, वेस्ट बंगाल। हमारा प्लांट है वेस्ट बंगाल में और वहां से हम हर चीज प्रोक्योरमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम जो भी वेंडर है जिससे हम माल खरीद रहे हैं या फिर जिसको माल बेच रहे हैं, वो अगर अदर स्टेट से बिलोंग करता है, सपोज वो झारखंड से बिलोंग करता है, ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या लगेगा, IGST। अगर स्टेट डिफरेंस हो गया तो, ठीक है, अगर मैं वेस्ट बंगाल से सेल कर रहा हूं और वेस्ट बंगाल का ही कस्टमर से ले रहा हूं या सेल कर रहा हूं, ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा क्या, CGST एंड SGST। ठीक है, तो ये सपोज 8% और ये लगेगा 8%। ये परसेंटेज वेरी करेगा उस गुड्स के ऊपर, जैसा गुड्स रहेगा उस तरह से परसेंटेज गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है अलग अलग। और IGST लगेगा तो यहाँ पे 16% सपोज। ठीक है, क्योंकि ये अलग अदर स्टेट में सेल कर रहा है तो ये टोटल IGST के ऊपर जाता है 16%, एंड सेम स्टेट में सेल कर रहा है तो 8% CGST सेंट्रल को जाएगा और 8% किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। जो भी वैल्यूज, टैक्स का वैल्यूज रहता है इस तरह से सेग्रीगेट होता है। समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन? हाँ यस सर। सर जैसे मान लीजिए मैं एक फ्रिज खरीदा LG का, ठीक है, मेरा सिटी में रांची में खरीदा। ठीक है, तो सर जो उसका बिल है, सर बिल में लिखा रहता है कि CGST और SGST। तो करेक्ट। इसका मतलब जो प्लान होगा वो भी झारखंड स्टेट में ही होगा। राइट, एग्जैक्टली। वो जरूर आपका एड्रेस, ओके। वहां पे पुट करेगा। तो अगर आपका एड्रेस सेम स्टेट में है तो CGST SGST वहां पे शो करेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, अदर स्टेट से परचेस करते हो, तो आपको वहां पे IGST लगेगा, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा। टैक्स का जो रेट है, अमाउंट है, सेम रहेगा। ये बस इसको तोड़ के दिया गया है क्योंकि जो अदर मतलब सेम स्टेट में करते हैं तो उसमें से गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट को 8% जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को 8%, ये लोग डिवाइड कर लेते हैं आधा आधा। ठीक है, इंटीग्रेटेड में भी उसी तरह होता है, लेकिन इसका डिडक्शंस माने सिंगल टैक्स में होता है, एक ही टैक्स में होता है, डायरेक्ट IGST में जाता है, इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, हाँ सर ठीक। ठीक है। तो देखिए,
तो यहाँ पे जैसे टैक्स कोड बना लेते हैं हम एक, अगर है तो। अगर यहाँ पे जैसे देखिए टैक्स कोड मैंडेटरी है, डालना चाहिए जब भी पीओ आप बनाएंगे ना, टैक्स कोड डालना चाहिए। अगर आपको बोला जाएगा कि विदाउट टैक्स हमको पीओ बनाना है, तो यहाँ पे V0 का यूज करना है। V0 का मतलब है टैक्स कोड नील, मतलब कुछ भी टैक्स कोड नहीं रहेगा इसमें, 0 रहेगा। देखिए टैक्स अमाउंट क्या है, इनपुट टैक्स 0, ठीक है। अगर दूसरा टैक्स कोड जैसे हमको 16 चाहिए, इस तरह का चाहिए, हाँ, जैसे यहाँ पे एक बना के रखा है देखिए 9% का इनपुट टैक्स, अगर ये चाहिए 9%, तो यहाँ पे रख देंगे 9%, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सब मैं आगे दिखाऊंगा, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बेस अमाउंट, इनपुट टैक्स अमाउंट, ये सब कहाँ से आ रहा है, कैसे सर ये टैक्स कोड आप बनाना भी बताओगे कैसे बनेगा? एग्जैक्टली टैक्स कोड में बनाना भी 16%, बताऊंगा, ठीक है। तो वो टैक्स कोड कैसे बना रहे हैं, कैसे 9% कैलकुलेट कर रहा है सिस्टम, ये सब आपको करना है, और कैसे करते हैं वो सब मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे टैक्स कोड में V0 यूज करता हूँ, इनपुट टैक्स नील। देखिए यहाँ पे इनवॉइस में ये दो चेक रहना जरूरी है, इनवॉइस रिसिप्ट एंड GR बेस्ड इनवॉइस। ये दोनों चेक का मतलब क्या होता है, जैसे इनवॉइस रिसीव, और इसके इस पीओ के साथ इनवॉइस भी रिसीव होगा और गुड्स भी रिसीव्ड होगा, ठीक है। तो इनवॉइस रिसीव जितना होगा उतना ही का गुड्स रिसीव्ड होगा, या फिर जितना का गुड्स होगा, सपोज मैंने 10 लैपटॉप खरीदा, तो 10 लैपटॉप का ही बिल आना चाहिए, ना कि 11 का आना चाहिए। तो अगर हम इसको चेक नहीं लगाते हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, अलाउ कर देगा, वो 11 का भी बिल बुकिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर ये चेक लगा देंगे तो ज्यादा का नहीं हो सकता, कम का हो सकता है, लेकिन ज्यादा का नहीं हो सकता है। तो ये क्या करता है, इंटरनली क्रॉस चेक करता है कि हमारा 10 क्वांटिटी का ऑर्डर हुआ था, 10 ही आना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा बिल बुक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन टैब था आपका, इनवॉइसेस एंड कंडीशंस, ये दो मेन टैब्स है, ठीक है। तो पीओ में और कुछ नहीं, इतना ही डालना रहता है अभी फिलहाल। और ये अमाउंट यहाँ पे डाल दिया आपने, उसके बाद डिस्काउंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट डालेंगे। तो ये कंडीशन टाइप्स यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। पीओ का पार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो सब मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आपका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सारा डिटेल डालने के बाद ये ऊपर में एक चेक बटन है, इस बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ सिस्टम में देखिए अभी सारे वार्निंग्स है, कुछ एरर नहीं है, एरर रहेगा तो ये रेड कलर का आ जाएगा, या इस तरह का, ठीक है। तो अभी ये सब वार्निंग है, यानी इसको हम इग्नोर करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे और सेव करेंगे, और सेव में क्लिक करेंगे, ये हमारा पीओ नंबर जनरेट, ठीक है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो सर डिलीवरी डेट है, ये डॉक्यूमेंट डेट जो सर है ऊपर में, सर वो हम लोग को एडिट करने के लिए क्यों देता है? मतलब ऐसा क्यों है कि हम परचेज ऑर्डर पास्ट का या फ्यूचर का बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं ना। सपोज आपका जैसे वेंडर से बात हो गया, ठीक है। अभी आप जैसे हर कंपनी में पूरा सिस्टमेटिक हर चीज नहीं चल रहा होता है। कोई 1 महीना पहले से बिल आके दे दिया है वेंडर ने, और अकाउंट्स वाले एंट्री नहीं करे हैं, तो उसमें जब बिल वो अपने हाथ में जब लेता है तो देखता है कि वो 10 दिन पहले से ये बिल आके हमारा अकाउंट्स में रखा था, लेकिन मैं एंट्री वो अकाउंट में एंट्री नहीं करे थे। तो जब वो एंट्री करेंगे तो डेफिनेटली उनको 10 दिन पहले का डेट डालना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन से वो वैलिड है, जीएसटी भी उसी दिन से वैलिड है। अगर बैक डेट में नहीं डालेंगे, पोस्टिंग नहीं करेंगे, तो जीएसटी का वैल्यूएशन गलत आ जाएगा। सपोज मैंने देखिए मंथ का 31 या 30 को, 30 तारीख को या 25 तारीख को वेंडर एक बिल दिया मुझे, ठीक है। मैं फाइनेंस में काम करता हूँ, वो बिल का एंट्री मैं एसएपी में नहीं किया, ठीक है। वो मार्च का 25 तारीख को मुझे दिया, मैंने एंट्री नहीं किया। अभी क्लोजिंग आ जाता है, 30 को क्लोजिंग हो जाता है, ईयर क्लोजिंग। अभी मैं क्लोजिंग कर दिया हूँ, ठीक है। क्लोजिंग करने के बाद मुझे पता चला कि वो वेंडर ने बिल सबमिट किया था, लेकिन मैं देखा नहीं, मेरे टेबल में ड्रॉअर में रह गया। अभी देखने के बाद पता चला आज तारीख है 5 अप्रैल और ईयर भी चेंज हो गया, और बिल है पुराना ईयर का 25 मार्च का, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, हम उसका डेट बैक डेट में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। पोस्टिंग डेट बैक में करेंगे, इसके वजह से, इसके लिए ही ये बैक, वो तो मतलब इनवॉइस, सर वो तो इनवॉइस के लिए करेंगे ना, ये तो परचेज ऑर्डर है ना। परचेज ऑर्डर के लिए भी अगर बैक डेट में परचेज ऑर्डर मुझे करना था तो कैसे करेंगे? परचेज ऑर्डर भी अगर मान लीजिए मैं वेंडर को बोल दिया, ठीक है,
तो तुमको ऑर्डर दे देता हूँ, या फिर ऑर्डर ले आओ, सब एक साथ पेपर वर्क कर देता हूँ। तो अगर वो इंस्टेंट कुछ चाहिए, आज के आज ही चाहिए, कुछ ऐसा है कुछ मटेरियल, तो वो इमीडिएट, जैसे कुछ मान लीजिए सपोज करिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अभी मेरा दो 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 जगह से इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, एक गवर्नमेंट का चल रहा है, एक कोई प्राइवेट कंपनी का चल रहा है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट का नहीं चलता है, गवर्नमेंट के थ्रू ही खरीदना पड़ता है। लेकिन जैसे दो कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक का इलेक्ट्रिसिटी सडनली कुछ ब्रेकडाउन हो गया, वो आएगा 2 दिन के बाद। अभी जो सेकेंडरी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है, उसको मैं बोलूंगा ठीक है, आज से मुझे आप इलेक्ट्रिसिटी 10 मेगावाट्स देना स्टार्ट करो। तो इमीडिएटली मुझे चाहिए, आज के आज ही चाहिए, नहीं तो पूरा प्लांट बंद हो जाएगा। तो इमीडिएटली उसको ऑर्डर बना के प्रोसेस करके तुरंत, अगर नहीं दे सके तो, अगर कल दिया उसको ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, तो मुझे बैक डेट में उसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका काम तो कल से स्टार्ट हो गया था और उसको ऑर्डर मैं आज दे रहा हूँ। समझ रहे हो, इमरजेंसी केस के लिए। हाँ ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो यही पर्पस है। अभी देखिए पीओ बन गया है, पीओ को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। रिलीज करने का टी कोड क्या है, ME29N, ठीक है। पीओ क्या था हमारा, 667, ये नहीं था हमारा, पीओ था 669 कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। इसमें जाएंगे हेडर डेटा में, देखिए यहाँ पे रिलीज करने का ऑप्शन है, यहाँ पे रिलीज में क्लिक करेंगे, एक हुआ, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, तीनों से रिलीज हो गया, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सबसे रिलीज हो गया। इसके बाद इसको सेव कर देंगे। ये जब तक नहीं करेंगे रिलीज, तो सिस्टम क्या करेगा, हमको गुड्स रिसीव्ड नहीं करने देगा, ठीक है। ये हो गया रिलीज्ड। अभी नेक्स्ट क्या है, इस पीओ से हम क्या करेंगे, गुड्स को रिसीव करेंगे। कितना क्वांटिटी है, 15 क्वांटिटी, ठीक है। अभी जैसे ये मैंने एक ही आइटम लिया, कन्वेयर बेल्ट, आप यहाँ पे बहुत सारा आइटम ले सकते हैं, 20, 30, 50, 100, जितना आइटम चाहिए आपको यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे लाइन आइटम 10 आ गया, तो 20, 30, 40 ऐसा करके आते चला जाएगा। आप अलग अलग मटेरियल को भी ऐड कर सकते हैं सेम पीओ में, ठीक है। बट वो एक ही वेंडर से रिलेटेड होना चाहिए, मल्टीपल वेंडर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब करेंगे मीगो, गुड्स रिसिप्ट। मीगो में जाएंगे, परचेज ऑर्डर यहाँ पे डाल के एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मीगो जब करेंगे, यहाँ पे देखना है गुड्स रिसिप्ट का जो मूवमेंट टाइप है, इसको बोलते हैं मूवमेंट टाइप, 101 जो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप का मूवमेंट टाइप होता है। ये मूवमेंट टाइप किसके साथ लिंक रहता है, हमारा ट्रांजैक्शन की के साथ। ट्रांजैक्शन की क्या है, जो FI के साथ इंटीग्रेट होता है, वैल्यूएशन क्लास, ट्रांजैक्शन की और जनरल लेजर, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें FI इंटीग्रेट होता है, तो वही है ये मूवमेंट टाइप। मूवमेंट टाइप से हमको पता चलता है ये ऑटोमेटिक वो जो अकाउंट की को हिट करता है, BSX, WRX, GRR, ठीक है ना, PRD, प्राइस डिफरेंस, उसको हिट करता है। वो सब आगे पता चलेगा, अभी देखिए एरर देगा तो सब पता चलेगा। तो यहाँ पे अभी हम गुड रिसीव कर रहे हैं परचेज ऑर्डर के थ्रू, तो 101 यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वांटिटी में जाएंगे, क्वांटिटी क्या है, 15 का ऑर्डर दिया था और ऑटोमेटिकली 15 आ गया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 15 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, उसने 15 नहीं करके मेरे को 5 मीटर्स का ही डिलीवर किया है, 5 मीटर ही दिया है, बोला बाकी बाद में देंगे, तो 5 मीटर यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिलीवरी नोट में लिख देंगे 5, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे आइटम चेक ओके लगाना मैंडेटरी है, ये नहीं लगाएंगे तो आपका मीगो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग, डिलीवरी नोट, कुछ भी डेटा आपके पास रहेगा तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। सर बिल ऑफ लैडिंग नहीं पता है। बिल ऑफ लैडिंग का मतलब है, जैसे वो गुड्स रिसिप्ट मुझे देगा, ठीक है, वेंडर ने गुड्स रिसिप्ट दिया, तो ये गुड रिसिप्ट कौन से बिल के अगेंस्ट में दिया, उसके अगेंस्ट में कौन सा बिल है। सपोज ये 555 करके 3 बार ये कन्वेयर बेल्ट जो है मुझे 5 मीटर करके 3 बार डिलीवर किया है, और 3 बार डिलीवर किया है
उसके बाद उसने 2 बिल दे दिया है, एक दे दिया 10 मीटर का, एक दे दिया 5 मीटर का, ठीक है, 2 बिल दे दिया है। तो ये दो बिल जो उसने देगा, एक 10 क्वांटिटी का देगा और एक 5 क्वांटिटी का। लेकिन हमारा मीगो क्या है, तीन 5 क्वांटिटी का रहेगा। तो किस बिल में कौन सा गुड रिसीव हुआ है वो कैसे पता चलेगा? बिल ऑफ लेडिंग से। समझ गए? नहीं समझे? हाँ सर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। और डिलीवरी नोट क्या है, कुछ नोट लिख सकते हो, कुछ अगर पर्सनल कुछ बात है तो वहाँ लिख सकते हो, जैसे कुछ डील हुआ है, हेडर टैक्स, यहाँ भी कुछ लिख सकते हो अपना, GI स्लिप, यहाँ पे कुछ स्लिप नंबर रहेगा, कुछ इंटरनल मेंटेन करना है मुझे, ये स्लिप नंबर 10, 20, 30 जो भी आ रहा है उसको मेंटेन करना है। ये सब इंटरनल पर्पस के लिए है, एज पर रिक्वायरमेंट। हर जगह यूज नहीं होता है, कहीं कहीं यूज होता है अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक। चेक करने का टाइम पे देखो ये मैसेज दे रहा है क्या, डिफिसिट ऑफ PU ऑर्डर्ड क्वांटिटी 10, मतलब 10 क्वांटिटी आपका अभी भी बैलेंस रहेगा, क्योंकि 5 क्वांटिटी मैं अभी रिसीव कर रहा हूँ। 15 का ऑर्डर किया था, 5 रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं सिस्टम मैसेज दिया 10 क्वांटिटी आपका अभी बैलेंस डिलीवर होना बाकी ही रहेगा। मैं बोला ठीक है, ओके, वार्निंग है वो, फिर पोस्ट करेंगे। देखिए ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। डॉक्यूमेंट पोस्ट होते के साथ एक अकाउंटिंग एंट्री गिरता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अकाउंटिंग एंट्री क्या है पता है? ये इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है, अकाउंटिंग एंट्री पता होना चाहिए। अकाउंटिंग एंट्री जब हम मीगो करते हैं तब फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री गिरता है, ठीक है। एंट्री क्या गिरता है? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ठीक है। GR IR मतलब गुड्स रिसीव, इनवॉइस रिसीव, अकाउंट क्रेडिट, सॉरी CR लिख देता हूँ, क्रेडिट। ये गिरता है मीगो के टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर एट द टाइम ऑफ माइरो। माइरो मतलब बिल बुकिंग जब करेंगे तब क्या अकाउंटिंग एंट्री गिरेगा? GR IR डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? वेंडर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फिर क्या होगा? पेमेंट, वेंडर का जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट का एंट्री क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट, करेक्ट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, बताओ भाई, बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा जाएगा ना, बैंक जब जाएगा तो क्रेडिट, ठीक है। तो ये 3 एंट्री भाई पूरा अच्छे से आप लोग याद कर लेना, क्योंकि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। 90% इंटरव्यू में अकाउंटिंग एंट्री पूछा जाता है और लोग बता नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जनरल थिंग है। हाँ, ये बताना जरूरी है। हाँ सर एक बार पूछूं, ये मीगो में हम लोग जैसे रिसीव करते हैं सर, ठीक है, और मीरो में क्या करते हैं सर हम लोग? माइरो में बिल बुक करते हैं ना, वेंडर का जो बिल दिया वो बुकिंग करते हैं, मतलब लाइबिलिटी खड़ा करते हैं वेंडर के अगेंस्ट में। अगर लाइबिलिटी नहीं खड़ा करेंगे तो पेमेंट कैसे देंगे? ठीक है सर, और लास्ट में तो पेमेंट हुई है, ठीक है। हाँ, जैसे आप कोई भी दुकान पे जाते हैं ना, क्रेडिट में माल लेते हैं, उधार में कुछ माल लेते हैं, बोलते हैं कल पैसा दे दूंगा। वो क्या करता है दुकानदार? एक खाता निकालता है, उसमें आपका नाम लिख के डेट लिखता है और अमाउंट लिख देता है, मैंने मयंक को इतना रुपया का क्रेडिट में दिया, ठीक है, लिख देता है। जब आप दूसरा दिन जाके जब आप पेमेंट करोगे तो वो क्या करेगा, जहां पे लिखा था वहां लिख देगा पेड और 0 कर देगा। करेक्ट है? तो वही चीज यहाँ भी है। यस सर। सेम टू सेम चीज यहाँ भी है। यहाँ भी माइरो में वो लिख रहा है, लिख के बैलेंस उसका खड़ा कर रहा है, फिर पेमेंट करके उसको 0 कर दे रहा है, बैंक से पैसा चला जा रहा है, ठीक है। ये जनरल साइकिल है, हर बिजनेस में यही फॉलो होता है, ठीक है। सर एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जैसे कि इन्वेंट्री में सामान आया, मेरा इन्वेंट्री डेबिट हो गया, ठीक है, और GR IR अकाउंट में आ गया कि मेरे को अभी इतना रुपया मेरे को देना है वेंडर को, मीगो का केस में। सर जब माइरो का केस हम किए तो मेरा जो लाइबिलिटी खड़ा है, मेरा वेंडर को इतना रुपया देना है,
तो ये GRIR अकाउंट डेबिट जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है सर? GRIR अकाउंट कैसे आ रहा है, मतलब ये नहीं आना चाहिए। नहीं मतलब सर जैसे पहले मेरा जैसे सामान मेरे को भेजा, मेरा हम मीगो किए, मेरा इन्वेंट्री मेरा बढ़ गया उतना अमाउंट से, और मेरा लाइबिलिटी था वो मेरा क्रिएट हो गया वेंडर के अगेंस्ट में, तो मेरा GRIR मेरा क्रेडिट हो गया। उसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप में मेरा लाइबिलिटी जो है वो खत्म कैसे हो जा रहा है? पेमेंट तो हम लोग बाद में कर रहे हैं। लाइबिलिटी खत्म कहाँ हो रहा है, मेन लाइबिलिटी या खड़ा कहाँ हो रहा है, वेंडर के ऊपर लाइबिलिटी खड़ा हो रहा है ना। GRIR तो कोई इंसान नहीं है, GRIR है हमारा इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस। GRIR जो अकाउंट है, गुड्स रिसीव्ड इनवॉइस रिसीव्ड। अगर वेंडर 100 रुपया का माल देता है तो मेरा 100 रुपया का मान लो 10 किलो आटा होता है, तो मैं 10 किलो जो भी आया मटेरियल वो एक GL में चला गया, वो GL का नाम है इन्वेंट्री, ठीक है। क्वांटिटी इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, और क्रेडिट होता है GRIR। तो GRIR क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि जब तक हम बिल को बुक नहीं करेंगे, जब तक वेंडर का इनवॉइस को हम बुक नहीं करेंगे, तो ये तो हमारा मैंने स्टॉक के अगेंस्ट में तो हम पैसा देना है ना मुझे। तो जब तक बिल नहीं रिसीव होगा तो इस पे मुझे लिख के रखना पड़ेगा, GRIR का खाता पे मुझे लिख के रखना पड़ेगा कि इतना पैसा मुझे देना है, ठीक है। हाँ सर, मेरे को 100 रुपया देना है, हम GRIR खाता में लिखे हुए हैं अभी। हाँ राइट। हाँ उसके बाद सर? उसके बाद GRIR का खाता से हटा के वेंडर का लाइबिलिटी खड़ा करेंगे, क्योंकि पेमेंट किसको देना है? GRIR को नहीं देना है, वेंडर को देना है। तो वेंडर को कैसे पेमेंट देंगे? जब उसका वेंडर अकाउंट में जब तक उसका हिट नहीं करे, अगर सपोज बिल नहीं बुक दिया वेंडर ने, ठीक है, बिल नहीं दिया, और उसको डायरेक्ट पेमेंट कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? डायरेक्ट पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन हमारा इन्वेंट्री किसके अगेंस्ट में मैंने पैसा दिया कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक वेंडर देखिए, एक वेंडर एक बार माल सप्लाई कर रहा है ऐसा नहीं, आज कर रहा है, कल कर रहा है, दिन में 10 बार कुछ गुड्स सप्लाई कर रहा है, सबके अगेंस्ट में अलग अलग बिल उस सबमिट कर रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किसके अगेंस्ट में क्या बिल बुक हो रहा है? ठीक है ना। जैसे दिन में मुझे 5 लैपटॉप दिया, 5 डेल का सेम कंपनी का, और 5 अलग अलग बिल दिया, अभी मुझे कैसे पता चलेगा? मॉडल नंबर से पता चलेगा, मुझे पता है, लेकिन सिस्टम में कैसे पता चलेगा ये बिल नंबर 1 का गुड रिसीव कौन सा है? नहीं पता चलेगा। हाँ सर, नहीं पता चलेगा। तो उसका सपोर्टिंग गुड्स रिसीव इनवॉइस रिसीव इसीलिए बोला जाता है। ये GRIR क्यों बोला गया? इसको तो गुड रिसीव सिर्फ बोल सकते थे, लेकिन गुड रिसीव इनवॉइस रिसीव क्यों बोलते हैं? ताकि जिसके अगेंस्ट में गुड्स रिसीव कर रहे हैं उसी के अगेंस्ट में बिल को भी रिसीव कर रहे हैं, तो हमारा मैचिंग होना चाहिए। इसलिए इस पे जब तक लाइबिलिटी खड़ा रहेगा तब तक वेंडर का लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो जाता, वेंडर को हम लोग दे नहीं देते, ठीक है। जैसे आप रियल टाइम में जब काम करोगे ना, तब आपको इसका बढ़िया से एग्जांपल मिलेगा। जब वेंडर लेट से बिल देगा, गुड्स सप्लाई कर देगा, बिल देगा 10 दिन के बाद, तो आप कहाँ पे उसको मतलब लिख के रखोगे? कैसे पता चलेगा आपका स्टॉक कितना लाइबिलिटी से लाइव पता कैसे चलेगा? GRIR अकाउंट के थ्रू। इसीलिए GRIR। हाँ सर, मतलब हम लोग जो जनरल ट्रांजैक्शन करते हैं, हम लोग इसमें जैसे अगर हम कोई सामान लिए किसी से और उसको पैसा दे दिए, तुरंत पैसा दे दिए, तुरंत सामान लिए, उसमें हम इग्नोर कर सकते हैं GRIR को। लेकिन जब हम मतलब जब हमको पूरा उसका बैकग्राउंड रखना है, तब हमको ये जरूरत पड़ेगा मेरा हिस्ट्री के लिए भी, कि कौन सा अकाउंट मेरा बढ़ा था, या हम उसको किस केस में पैसा दिए थे। हाँ ठीक। हाँ, उसका 10 बिल आया था, मैंने 5 का पैसा दिया था, कौन सा बिल का दिया था, कौन सा नहीं दिया था, ये सब पता चलेगा इससे GRIR से, ठीक है। अभी करते हैं। हाँ, ये रहता है ना सर, हाँ, कि ये अपने को इनवॉइस दे देगा। पहले हम लोग इनवॉइस नंबर डाल देंगे, क्रेडिट हम लोग पहले इनवॉइस को कर देंगे। हाँ। उसके बाद हम लोग इनवॉइस को मतलब डेबिट करके उसमें वेंडर का नाम को वेंडर को क्रेडिट कर देंगे, किस वेंडर को हमको पैसे देना है। हाँ राइट, इसमें यही रहता है ना सर एकदम। हाँ राइट। और उसके बाद फिर हम लोग वेंडर को मतलब पैसा दे देंगे, तो वेंडर को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। एग्जैक्टली सही। जहां से भी हमारा पेमेंट गया, लो अगर कैश गया तो कैश अकाउंट कर देंगे। राइट, कैश भी हो सकता है अगर कैश में दिया तो। हाँ करेक्ट, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इसमें। तो हमारा गुड सर, आप अभी भी जैसे बोल रहे थे सर, अगर 10 दिन तक अगर बिल नहीं आता, हाँ, तो सर उसमें हम लोग कैसे वो करेंगे सर? किसको हम लोग मतलब क्रेडिट करेंगे सर? तो देखिए, आपका बिल नहीं आता तब सिस्टम कैसे बताएगा आपको? कैसे पता चलेगा सिस्टम में कि आपका बिल नहीं आया है? आपका GRIR में बैलेंसेस खड़ा रहेगा। आपका GRIR हमेशा 0 रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है
जब ये 0 हो जाएगा GRR अकाउंट, इसका मतलब आपका सारा बिल आ गया है। अब उसके बाद भी अगर वेंडर बिल देता तो वो फॉल्स बिल है, तब पकड़ में आ जाएगा कि GRR क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि GRR एट द एंड, एट द मंथ एंड, एट द ईयर एंड आपको GRR अकाउंट को 0 आना ही चाहिए, तभी आपका बुक ऑफ अकाउंट करेक्ट है। समझ रहे हैं? यस सर, वो तो मैं समझ गया, जैसे एसेट और लाइबिलिटीज मतलब सेम आनी चाहिए, वरना वो बोलते बैलेंस शीट गलत है। करेक्ट। तो वो मैं समझ गया कि इन्वेंट्री और GR ये दोनों का सेम आना चाहिए। अगर ये 100 है तो ये 100 होना चाहिए। अगर 70 है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है। आप यही बात बोल रहे हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे 10 डेज तक अगर सपोज कीजिए वो बिल नहीं करता, मतलब बिल नहीं भेजता, जैसे अभी आपने बोला, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या मतलब क्रेडिट करेंगे सर? तो उस सिचुएशन में मुझे पता चलेगा ना कि जैसे गुड्स GRR अकाउंट में मेरा 100 रुपीज का बैलेंस पड़ा है, मतलब कि मेरा बिल रिसीव नहीं हुआ है, तो हमको क्या है, क्लोजिंग नहीं करना पड़ेगा। क्लोजिंग नहीं कर सकते इस केस में, जब तक मेरा GRR 0 नहीं हो जाता, अगला महीना में हम नहीं जा सकते अपना बैलेंस को लेके। ठीक है? ओके, तो वो मतलब हम लोग उसी महीने में बैलेंस अपना रख लेंगे। राइट राइट। जैसे एक महीना, हर महीना क्या होता है, क्लोजिंग होता है, ठीक है, MM का, हर महीना। तो एक महीना का जो हुआ, तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका जब क्लोजिंग करते हैं ना, और नया मंथ का जब ओपनिंग करते हैं, तो उसका बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है? तो हमारा अगर यहाँ पे 100 रुपीज नहीं यहाँ पे GRR अकाउंट में रहेगा और कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो क्या होगा, उसका बिल बैक डेट में बुक नहीं हो सकता। देखिए मैं बोलता हूँ, MM का पोस्टिंग पीरियड जो होता है ना, पोस्टिंग पीरियड जो होता है जिसमें हम पोस्टिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो रहता है करंट मंथ, प्रीवियस मंथ एंड करंट मंथ। सपोज अभी चल रहा है क्या, बोलिए, मार्च चल रहा है ना, तो प्रीवियस मंथ यहाँ पे क्या होगा, 02 का मतलब क्या हो गया, फरवरी, और यहाँ पे करंट मंथ क्या हो गया, 03, दैट इज मार्च। तो अभी जो MM में हम पोस्टिंग करेंगे, मतलब ये GR, मीगो एंड माइरो, दिस 2 थिंग्स, ये इसी 2 मंथ में हम कर सकते हैं। ठीक है? या तो हम फरवरी में ये पोस्टिंग कर सकते हैं, या फिर मार्च में। ना तो जनवरी में कर सकते हैं, ना तो अप्रैल में कर सकते हैं, ना किसी भी मंथ में कर सकते हैं, सिर्फ ये 2 पीरियड में ही कर सकते हैं। प्रूफ देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, MMRB। सर अगर फिर तो अगर जैसे अगले मंथ में जैसे वो चेंज हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें तो काफी इशू हो जाएगा सर। अगर हाँ, वही तो बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल जो अभी चेंज होगा ना, जो अप्रैल का जब पोस्टिंग पीरियड यहाँ पे खोलेंगे, जैसे करंट पीरियड है 3 का मतलब मार्च, और 2 का मतलब फरवरी, तो फरवरी का इसमें ओपन है और मार्च का ओपन है। जब यहाँ पे अप्रैल खोलते हैं, तो क्या होगा, जितना भी ट्रांजेक्शन है, 1 लाख 2 लाख ट्रांजेक्शन सब रहता है ना, सब टोटल होके जो बैलेंसेस रहता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। कब होता है? अप्रैल में, 04 अप्रैल में। तो अगर हमारा ये GRR अकाउंट यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, ये 100 यहाँ पे रहेगा अवेलेबल, या कुछ भी अमाउंट रहेगा, तो यह क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड अभी करना हम लोग को नहीं चाहिए जब तक। इसका मतलब इसी से हम पकड़ेंगे कि हमारा बिल बुकिंग बाकी है, किसी ना किसी वेंडर का बिल बुकिंग बाकी है। फिर इसके डिटेल में जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा वेंडर के अकाउंट में कौन सा GR हुआ था जिसका बिल बुकिंग बाकी है। समझ गए? तो उसको हम सर जनरली जब वेंडर मेरा सामान लेके आता है, तब तो सर वो मेरा सामान के साथ बिल भी लाता होगा कि भाई अपना आप SAP सिस्टम में चढ़ा लेना। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है ना, अगर वो नहीं लाया तो वो बोला बिल बाद में भेज दूंगा मैं, फिर क्या करेंगे? हाँ, तब सर हम GRIR को अपना रखे रहेंगे एज इट इज। हाँ, अगर वो लेके भी आता है लेकिन फाइनेंस का टीम उसको पोस्ट करना भूल जाता है, कहीं ड्रॉयर में रख दिया, भूल गया पोस्टिंग करना, फिर क्या करेंगे? वो तो आप बैक, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, GRIR ऐसे ही रहेगा। हाँ, तो फिर तो उसको नॉक ऑफ करने के लिए हम GRR का बैलेंस को मिलाते हैं। ये एक ही पॉइंट ऑफ मतलब व्यू है जहां से, तो सर ये तो मतलब हम लोग के लिए अच्छा है कि हम लोग के लिए एक चेकिंग का व्यू है ये, राइट, कि GRIR में मेरा कुछ भी है तो मेरे को हमेशा पता रहेगा कि इसमें इसका हमको करना है। राइट। जब तक GRR 0 नहीं हो जाता, इसका मतलब है कहीं फॉल्ट है, कुछ वेंडर का बिल बाकी है। अगर वो जब तक पोस्ट नहीं करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहिए, मंथ को क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक। हाँ ठीक है सर।
सर ये सेम एज अ बैलेंस शीट हो गया हमारे इसमें। हाँ राइट, बैलेंस शीट जैसे हो गया। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। अभी सर अभी खत्म होने आपका अभी वाला है बंद होने वाला है। हाँ, खत्म होने वाला है। अच्छा, फिर से स्टार्ट कर 2 देंगे मिनट का रह गया। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को पॉज कर। सर आप भी रिकॉर्डिंग पे लगा लीजिए आपका। हाँ लगा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या? तो सर RFGL अकाउंट का सर फाइनल में तो सब चीज जीरो ही हो जाता होगा। हाँ मतलब जो बैंक अकाउंट अफेक्टेड रहेगा लास्ट, और आपका हाँ इन्वेंटरी रहेगा, तब उससे पता बढ़ते चलेगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इतना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना, वो सब रहे COGS CAGM ये सब अफेक्टेड रहेगा। मैंने स्टॉक का GL, बैंक का GL, वेंडर का लेजर, इस वेंडर से कितना मेरा माल बिक्री हुआ, वो सब पता चलेगा। ठीक है, तो आगे है मैं रिपोर्टिंग में आपको दिखाऊंगा क्या क्या रिपोर्ट रहते हैं, कैसे रहते हैं। हाँ हाँ सर समझा सर अभी। ठीक है। हाँ मतलब मेरा लास्ट में सर मेरा इन्वेंट्री ही मेरे को दिखाएगा कि वो पॉजिटिव था और मेरा बैंक जो है वो मेरा नेगेटिव था परचेजिंग साइकिल में अपना। हाँ भाई, तो देखिए अभी यहाँ पे ये वाला पीओ था, अभी इसका पीओ का हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, पीओ का हिस्ट्री में क्या है, ये गुड्स रिसीव जो अभी मैंने किया 5 क्वांटिटी का। ठीक है, तो 5 क्वांटिटी किया हूँ, अभी भी मेरा बाकी कितना है 10 क्वांटिटी, क्योंकि 15 का ऑर्डर किया था। अभी नेक्स्ट जो GR करता हूँ मैं पूरा 10 का कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए 2 लाइन आइटम का मायरो कैसे करते हैं, एक बार और मीगो करके दिखाता हूँ मैं। सेम पीओ, अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वांटिटी 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा का कर देते हैं, 10 का ही पूरा रिसीव कर लेते हैं। आइटम चेक, ओके, चेक एंड पोस्ट। देखिए ये पोस्टिंग करता है कौन, एंड यूजर। जब एंड यूजर पोस्टिंग करता है उसको कुछ पता नहीं रहता कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। ये बैकग्राउंड में हमने GL सेट कर रखा है ना, उससे एंट्री हिट करता है। ठीक है, अभी देखिए कैसे देखेंगे कि क्या एंट्री गिर रहा है, /MIGO। मैं दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले करके। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले में गया, अभी लास्ट ये एंट्री किया था 1166। ठीक है, ये 10 क्वांटिटी का किया था। यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो में जाएंगे, F5 डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पता चलेगा। देखिए मटेरियल का स्टॉक डेबिट हो रहा है और GR हमारा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये एंट्री मैं बता रहा था अभी, जो यही एंट्री है, यही एंट्री यहाँ पे पोस्ट हो गया। सर इसमें दिखाएगा ट्रांजैक्शन, हाँ ट्रांजैक्शन की ये तो दिखा रहा है ना ट्रांजैक्शन। नहीं सर, जो आप BSX और GBB और WRX। अच्छा, वो यहाँ पे शायद देख लेता हूँ, नहीं दिखाएगा लग रहा है, उसको उधर से ही मैप करते हैं। ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शन की नहीं है, ट्रांजैक्शन टाइप है, ट्रांजैक्शंस देखता हूँ, इसको देखे शायद हो सकता है इसमें। ओके, है तो दिखाया ट्रांजैक्शन टाइप BSX WRX। ठीक है, हाँ सर ठीक है। करेक्ट, और कोई दिक्कत नहीं सर। अभी देखिए, अभी जब पीओ को देखेंगे ME23N से, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2 गुड रिसिप्ट, एक 166 एक 165। ठीक है, ये 5 क्वांटिटी का पहले और अभी 10 क्वांटिटी का। अब इसका क्या करेंगे, बिल बुकिंग करेंगे। सपोज मेरे पास बिल आ गया, बिल इकट्ठे आ गया, मतलब पूरा 15 का वेंडर ने एक साथ बिल दे दिया, 2 बिल नहीं देके एक ही बिल दे दिया। अभी तो उसका एंट्री कर देंगे, 2 बिल का 2 कर सकते हैं या 1 भी कर सकते हैं। तो उसका टिकट है MIRO, बिल बुकिंग माइरो करेंगे। ये है माइरो, यहाँ पे डेट देंगे, सपोज 8 का डेट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीओ डालेंगे, नीचे डाल के एंटर करेंगे। देखिए दोनों बिल आ गया। सपोज मुझे एक नहीं लेना है तो एक यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं हम, इसको डिसिलेक्ट भी कर देंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों ही कर लेते हैं बिल बुकिंग। पेमेंट अलग अलग करेंगे लेकिन बिल बुकिंग एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के आ रहा है कितना, 22,500। तो यहाँ पे हमको लिखना है 22,500। ठीक है, और टैक्स अगर रहेगा तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट दे देंगे और इसको टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। फिलहाल हमने V0 लिया था इसीलिए टैक्स नहीं है इसमें इंक्लूडेड, एक टैक्स के साथ भी बाद में कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिल बुक्ड। ओके, बिल बुकिंग कर रहे हैं।
यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, बेस लाइन डेट मांगेगा। बेस लाइन डेट आज का भी दे सकते हैं, मतलब किस दिन से इसका ड्यू डेट स्टार्ट होता है, कब से इसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है वेंडर का, किस दिन से इसका पैसा बाकी रहेगा, वो बेस लाइन डेट दे दिए यहाँ पे। फिर सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट में देखो दो बिल इसका GRR का यहाँ पे हो रहा है डेबिट और क्रेडिट हो रहा है वेंडर, ठीक है। ये माइरो का है, मैंने जैसा भी बताया था। वेंडर होगा यहाँ पे GRR डेबिट, वेंडर क्रेडिट, ठीक है। सेम हो रहा है यहाँ पे, GRR यहाँ पे डेबिट हो रहा है और वेंडर क्रेडिट हो रहा है। आर्या मिनरल्स वेंडर है हमारा। इसको क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। हो गया पोस्ट। डॉक्यूमेंट नंबर 999 है, ठीक है। अभी देखते हैं /NME23N। अभी उसी PO में जाएंगे और PO में देखेंगे हमारा बिल बुकिंग हुआ कि नहीं, यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए ये 2 पोस्ट हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट तो 1 डाला था लेकिन दोनों पोस्ट हो गया ना एक ही साथ। दोनों का नंबर भी सेम है, डॉक्यूमेंट नंबर। क्यों सेम है? क्योंकि एक ही बिल मुझे रिसीव हुआ था, एक ही डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ था। मैं अलग भी कर सकता था लेकिन एक ही में किया हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, इसके अगेंस्ट में मुझे पेमेंट देना है, ठीक है। तो भाई बाकी लोगों को समझ में आ रहा है तो? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। कुछ डाउट होगा तो मुझे बोलना, मैं बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सर ये मीगो मायर मैंने ऑलरेडी कर रखा है सर, मुझे नॉलेज है इसका। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बात, ठीक है। आज इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस रिसीव है। अब क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और बाकी हम लोग एक बार और अच्छे से प्रैक्टिकली कराएंगे तो उसमें और ज्यादा बेनिफिट रहेगा सर हमारे। हाँ जी प्रवेश जी बिल्कुल। और कुछ चीजें मुझसे छूटी हैं तो वो भी मुझे पता चल जाएगी। तो FDES 53 से पेमेंट करेंगे। पेमेंट में क्या है, यहाँ पे डेट डाल दिया और यहाँ टाइप रहेगा KZ। KZ का मतलब क्या होता है, वेंडर पेमेंट। देखिए यहाँ पे KZ का मतलब वेंडर पेमेंट। तो हर डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप दिया गया है यहाँ पे। तो फिलहाल मुझे वेंडर पेमेंट करना है तो KZ लेंगे, कंपनी कोड डाल देंगे, INR डालेंगे और ये पीरियड यहाँ कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा, जो लेना है सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे बीइंग पेमेंट मेड, कुछ भी नरेशन जो डालना है यहाँ पे डाल देंगे। मिनरल्स को पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आइए बैंक डेटा। बैंक डेटा में क्या डालते हैं, बैंक अकाउंट। किस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक बना के रखा है GL, बैंक का GL है ये 1001। ये बैंक का GL मैंने ले लिया। अमाउंट कितना पेमेंट करना है, तो यहाँ पे देखिए वेंडर का जब लेजर चलाएंगे पता चलेगा मुझे कितना पेमेंट बाकी है। सॉरी, FBL1N टी कोड क्या करता है, वेंडर का लेजर देखने का काम आता है। लेजर माने उसका बैलेंसेस कितना ड्यू है, कितना पेमेंट हुआ, सब दिख जाएगा FBL1N में, ठीक है। बोला नहीं, ये खुल गया। ये वेंडर है हमारा। यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे दिखा रहा है 22,500, मतलब मेरा वेंडर का 22,500 का बिल बाकी है, इतना देना है मुझे इस वेंडर को, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा का भी पेमेंट कर सकते हैं या पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पार्ट पेमेंट ही करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में पूरा पेमेंट कर देंगे। पार्ट पेमेंट के लिए अभी 10,000 पेमेंट करते हैं, ठीक है। पूरा नहीं करके 10,000 करते हैं। वैल्यू डेट 2021। यहाँ प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, जहां से हमारा प्रॉफिट आ रहा है, जो सेल्स लोकेशन है हमारा, जहां से बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, वो हर एक लोकेशन को मैं प्रॉफिट सेंटर बना देता हूँ। सपोज मेरा सेल्स हो रहा है 2-3 जगह से, डिपो, जहाँ पे डिपोट रहता है माल, जहाँ स्टॉक रहता है वहां से भी सेल्स होता है। तो उस सब जगह को मैं अलग अलग प्रॉफिट सेंटर में डिवाइड कर सकता हूँ, या अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग प्रॉफिट सेंटर के नाम से बना सकता हूँ। तो मुझे रिपोर्टिंग में आसान होगा कि एक स्टील से कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर जाके मैंने एक तरह का रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। बैलेंस शीट भी हम प्रॉफिट सेंटर वाइज निकाल सकते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट सेंटर वाइज निकाल सकते हैं, ठीक है। एक वेंडर जैसे 2 जगह सप्लाई कर रहा है, 2 प्लांट है मेरा, दोनों में सप्लाई कर रहा है, तो मुझे पता करना है कि
प्लांट 1 में कितना उसका बिल बाकी है, प्रॉफिट सेंटर से हम कर सकते हैं। ये प्रॉफिट सेंटर बहुत सारे काम में यूज होता है। अब यहाँ पे पेमेंट में ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख दिया हमने। अकाउंट, यहाँ पे वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट क्या था 1090, यही था, यहाँ से भी देख सकते हैं 1090 वेंडर कोड यहाँ डाल दिया। अभी यहाँ पे प्रोसेस ओपन आइटम में क्लिक करना है सारा डिटेल डालने के बाद, ठीक है। ये आ गया 22,500 का बिल बुकिंग हो चुका है वेंडर का, लेकिन अभी मुझे पेमेंट कितना करना है, ओनली 10,000, पूरा 22,000 नहीं करना है। तो यहाँ पे पार्शियल पेमेंट में जाना है। नेक्स्ट स्टेप पार्शियल पेमेंट, यहाँ पे पार्शियल पेमेंट में पेमेंट टैब पे डबल क्लिक करना है। देखिए डबल क्लिक करते ही ये 10,000 आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि मेरा फर्स्ट लाइन आइटम 10,000 का ही था, और ये जैसी डबल क्लिक करने से 10,000 हो गया। यहाँ पे नॉट असाइन जीरो, ये हमेशा जीरो रहना चाहिए। अगर यहाँ पे वैल्यू रहेगा तो सिस्टम पोस्ट करने नहीं देगा, यहाँ पे जीरो मैंडेटरी है, और ये हमारा हो गया। अभी क्या करना है, इसको डॉक्यूमेंट में क्लिक करके सिमुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमको पता चल रहा है बैंक यहाँ क्रेडिट हो रहा है, 50 का मतलब होता है क्रेडिट। ये पोस्टिंग की आप यहाँ से देख सकते हैं किस पोस्टिंग की का क्या यूजेस है, ठीक है। ये अकाउंट टाइप सी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट नहीं, सी का मतलब होता है कस्टमर, वी का मतलब होता है वेंडर, ठीक है। जी का मतलब होता है जीएल, ए का मतलब होता है एसेट, और एम का मतलब होता है मटेरियल, ठीक है। तो इस तरह से डिनोट किया गया है अकाउंट टाइप को। और डीसी का मतलब क्या होता है, डीसी मतलब डेबिट क्रेडिट, इसमें खाली डीसी रहेगा, डेबिट क्रेडिट। तो अभी 50 हो रहा है, देखिए यहाँ पे एंट्री क्या हो रहा है 50 हो रहा है क्या, बैंक। 50 का मतलब क्या है, क्रेडिट एंट्री, बैंक क्रेडिट हो रहा है। 25 क्या हो रहा है, ये हो रहा है डेबिट, डेबिट क्या हो रहा है वेंडर। 25 में देखिए वेंडर डेबिट है, आउटगोइंग पेमेंट है ना, आउटगोइंग पेमेंट मैंने वेंडर को पैसा जा रहा है, तो 25 लिया। अब इसको क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे, हो गया वेंडर पोस्ट। अभी देखिए वेंडर का लेजर में अभी यहाँ पे कितना बैलेंस दिखा रहा है, 22,500। अभी फिर से रिपोर्ट देखेंगे या रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ बैलेंस हो जाएगा कितना, 12,500, क्योंकि 10,000 हमने पेमेंट कर दिया है, हो गया। बैलेंस आ गया कितना, 12,500, 10,000 का मैंने पेमेंट कर दिया। अभी चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, ये 12,500 का भी पेमेंट कर देते हैं। और ये जो रेड में दिख रहा है, रेड में दिखने का मतलब क्या होता है, ये ओपन आइटम है, अभी तक क्लोज नहीं हुआ। जब पूरा क्लियर हो जाएगा इस वेंडर का तो वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन होके बैलेंस यहाँ 0 दिखाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, ये पेमेंट वेंडर का बैंक में चला गया 10,000। हाँ वेंडर को पेमेंट चला गया, बैंक से पैसा मेरा चला गया, मेरा बैंक से गया वेंडर के बैंक में, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट करेंगे 12,500 का पेमेंट, ताकि उसको क्लियर हो जाए जो भी ड्यूज बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे सेम बैंक ले लेते हैं, उसी बैंक से पेमेंट करना है। अमाउंट कितना होगा, 12,500, ठीक है। 12,500 देने से उसका सारा 0 हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पे डेट 4 है, 5 ले लेते हैं आज का। प्रॉफिट सेंटर M001 बनाया था मैंने, अकाउंट है 1090, ये वेंडर कोड है। फिर प्रोसेस आइटम में क्लिक करें। प्रॉफिट सेंटर भी हमें खुद को बनाना होगा, हाँ खुद को बनाना होगा। प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, ये कंट्रोलिंग का पार्ट है, वो मैं बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में आता है। मैंने FI पार्ट कंप्लीट होगा फिर कंट्रोलिंग शुरू होगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जैसे मैं पेमेंट करने गया, यहाँ पे 2 बिल यहाँ पे दिखा रहा है। अभी मुझे पार्शियल पेमेंट में नहीं जाना है, स्टैंडर्ड में ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों बिल को हमको डबल क्लिक करके एक्टिवेट करना होगा। ये एक्टिवेट करेंगे तो ये 12,500 है, ये 0 हो जाएगा। देखिए ये डेबिट और ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस होकर 12,500 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 0 हो गया, मैंने पूरा पेमेंट इसका क्लियर हो जाएगा। फिर सिमुलेट करेंगे, सिमुलेट करेंगे 12,500 बैंक से मेरा जा रहा है, माइनस में है, क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट हो रहा है, मैंने मिल रहा है किसको, आर्या मिनरल्स वेंडर को मिल रहा है। पोस्ट कर देंगे, हो गया। अभी जाके देखेंगे वहां पे उसका लेजर में, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, और बैलेंस जो 12,500 दिख रहा है नीचे, ये 0 हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश हो गया, ये 0 हो गया, और 12,500 इसको पेमेंट कर दिया,
ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। पेमेंट तक आज P2P साइकिल कंप्लीट हो गया है। ये आप लोग को प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेना है। मतलब इसके ऊपर और क्वेश्चन आएगा तो फिर टाइम आगे जाएगा, इसी को टालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अगर चाहते हैं नेक्स्ट में हम लोग ये स्टार्ट करें कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको पूरा डाउट क्लियर कर लीजिए। अगर बीच में कुछ अटकते हैं, कहीं पे कुछ एरर आता है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं जैसा टाइम मिलेगा सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी जैसे हम लोग कैसे करेंगे इसको, कि जैसे 2-3 चीजें होगी, वेंडर हो गया या जो आपने बनाया 2-3 चीजें, ये कैसे हम लोग करेंगे सर? अभी कैसे करेंगे? आपको टेस्ट सर्वर दिया है ना? नहीं, बैंक वगैरह जैसे अभी आपसे बोला था ना वो बनाने के लिए सर, वो हमें अभी वो नहीं बनाया ना सर अभी। अच्छा, बैंक GL बैंक के लिए, हाँ हाँ। अरे बाबा सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग को जो सर्वर दिया गया उसमें ऑलरेडी है, बैंक GL है। आप टेस्टिंग के पर्पस में कर सकते हो। IN47 में जाना, वहाँ पे सब बना मिलेगा आपको। ओके सर, IN47 में क्या? यस, आप कंपनी कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट सब IN47 यूज करना, उसमें आपको मैक्सिमम चीज बना मिलेगा, कुछ एरर ऐसा नहीं आता है। तो उसमें क्या प्रैक्टिस करने से ये P2P साइकिल कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्या है, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको सारा एरर आएगा। उसको नहीं बनाने से क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं, कॉर्पोरेट सेंटर हो, प्लांट हो, सब कुछ हो, मतलब जो भी कंपनी कोड, ये सब सारा चीज आपको बनाने के लिए वहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है सर OBYC थोड़ा दिखा दीजिए ना सर, अभी क्या क्या, जैसे BSX का जो सर आया GL अकाउंट, वो कहाँ से पिक हुआ, कैसे पिक हुआ? देखो भाई, सिंपल चीज है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, अच्छे से सुनो, समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ, जब मैं MM01 से मटेरियल कोड बनाते हैं, ठीक है, सपोज ये मैंने एक मटेरियल कोड बनाया, अभी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ। तो मटेरियल कोड में मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, मटेरियल ग्रुप डालता हूँ, बेस ऑफ यूनिट मेजर डालता हूँ, डिवीजन डालता हूँ। नेक्स्ट क्या करता हूँ, परचेजिंग ग्रुप डालता हूँ, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो जिसके नाम पे बन रहा है। उसके बाद स्टोरेज लोकेशन में कुछ नहीं डालते हैं। अकाउंटिंग 1, इसमें देखिए वैल्यूएशन क्लास डालते हैं 30-40। ठीक है, ये जो वैल्यूएशन क्लास यहाँ पे डाला, इसी से GL लिंक होगा। देखिए कैसे होगा, BSX MISL में चार्ट ऑफ अकाउंट 30-40, ये है, ये GL लिंक है। अगर इसको मैं डिलीट कर दूंगा ना यहाँ से, तो आप जब मीगो करोगे इस मटेरियल से तो एरर दे देगा। समझ गए कहाँ से कहाँ लिंक है? हाँ सर। करेक्ट। और बोलिए, किसी को कुछ डाउट? और सर जो WRX सर जो इसके बाद हुआ था, जो GRIR मेरा अकाउंट हुआ था क्रेडिट, उसका GL अकाउंट ये तो है, ये है 30-40 के साथ सेम वैल्यूएशन क्लास के साथ GL अलग रहेगा। ये GL है क्या, GRIR के लिए। ये GL आप जब चेक करोगे ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके देखो, चेक करो। हेलो सर, आप वो जो 47 बोल रहे थे, उसको हम लोग दोबारा कोई कॉपी करके करें या डायरेक्ट उसी को ले लें सर? ये 30-40 नया बनाना पड़ेगा। हाँ। क्लास अगर आपको चाहिए तो नया बना सकते हैं। आप उसमें वो अभी वो कह रहे थे ना, मतलब आपके इसके लिए प्रैक्टिस के लिए, तो इसके लिए पूछ रहा था मैं। प्रैक्टिस के लिए आप एग्जिस्टिंग को ले लो, जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब नया बना लेना। हाँ, उसको एक बार वैसे कॉपी करें या डायरेक्ट वही ले लें? मतलब उसमें क्या है सर, सभी करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन, जब मटेरियल बनाओगे ना, आप ड्रॉप डाउन करना, ड्रॉप डाउन में जो यहाँ पे आएगा उसी को लेना, जो ड्रॉप डाउन में आएगा। सपोज यहाँ 30-40 नहीं लेके 20-30 ले लिए, सपोज 20-30 लेने के बाद अगर एरर आ रहा है तो इसी में जाना है, OBYC में जाना है, WRS में जाके यहाँ पे देखना है 30-20 में GL तो नहीं है। देखो यहाँ पे 30-20 में GL नहीं है, तो 30-20 अगर ले लेते हैं यहाँ पे तो वो एरर दे देगा। जैसे 20-30 अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ 30-40 की जगह 20-30 ले लिया, तो ये एरर दे देगा। यहाँ पे देखो 20-30 मेंटेन नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, उस केस में क्या करना होगा, मैं बोलता हूँ उसमें क्या करना होगा, यहाँ पे 20-30 डालना होगा, 20-30, और सेम GL को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा और सेव कर देना होगा ऐसे। ठीक है, आ गया? अभी देखो 20-30 यहाँ पे आ गया, इस GL के साथ मैप हो गया। ठीक है ठीक है सर।
एक बार और सर करके देख लेते हैं। WRS का सर जो भी मेरा GL अकाउंट के साथ सर जो भी मेरा ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए हमको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए देखना है कि मेरा जो वेंडर था उसका कब मेरा इन्वेंटरी जब हुआ था तो हम रखे हुए थे उसको 100 रुपये देना है, फिर हमने क्लियर कर दिया